हेलो नमस्कार साथियों। मैं वीरपाल वर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा। और इससे पहले हमने लगभग 5 क्लासें देख ली हैं और आज 6th क्लास है हमारी, जिसमें बात करें तो हमने स्टार्टिंग से ही सिलेबस से शुरू करते हुए 6 क्लास आज कंप्लीट होने वाली है। हमने देखा था कि हमारा जो सिलेबस है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों ही पार्ट में 4-4 यूनिट को डाला गया था, जिसमें से फर्स्ट पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट वेक्टर अलजेब्रा चल रही, जिसके अंदर शुरू से हमने स्टार्ट किया था मेजरमेंट से। उसके तहत हमने फिर आगे वेक्टर्स भी पढ़ा है, क्वांटिटीज के बारे में भी पढ़ा है और कंपोनेंट फॉर्म के भी बारे में पढ़ा, वेक्टर्स के टाइप के बारे में भी पढ़ा है और कार्टेशियन सिस्टम इन 3D में भी पढ़ा है। उसके बाद हम अभी लास्ट क्लास में चल रहे थे और जो वेक्टर्स एंड स्केलर्स होते हैं उनके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हमने लास्ट जो देखा था, जो वेक्टर्स होते हैं उनके सब्सट्रैक्शन को देखा था कि कैसे उसको घटाते हैं। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी की बात की थी, जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, जिसमें हमने क्या देखा कि जो वेक्टर्स होते हैं इनके जो सब्सट्रैक्शन और एडिशन की बात करें तो एडिशन में तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव वो तो फॉलो होती हैं, लेकिन जो सब्सट्रैक्शन होता है अब वेक्टर्स का तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब माइनस करते हैं तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर बात करें स्केलर की तो स्केलर में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन होती है इसीलिए डायरेक्शन पर फर्क पड़ता है। और जब माइनस आ जाता है तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। और ऑब्वियसली जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होगी। अब हम आगे बात कर रहे थे फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी इनका जो भौतिक महत्व होता है वो क्या होता है, इनका जो भौतिक महत्व होता है वो क्या होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंसेस यानी इनका इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, जो वेक्टर एडिशन करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं इनका यूज कहाँ होता है, इनका इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, उसमें हम बात करते हैं इनके फिजिकल इंपॉर्टेंस यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस की, जिसको हम कहते हैं इनका भौतिक महत्व कि कहाँ ये यूज होते हैं, कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, कहाँ इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या इनका यूज है। उसको अगर पढ़ें तो उसको हम पढ़ते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंसेस में, जिसमें हम देखते हैं हमने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है और फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि जो हम वेक्टर सदिश जो योग है या सदिश जो घटाव है उनका भौतिक महत्व में कहाँ कहाँ पर मिल सकता है देखने को, तो वो हमें मिल सकता है वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स में, ठीक है, एक्सीलरेशन में, इत्यादि जगह हमें इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, इनका इम्प्लीमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करें आगे, कह रहे हैं वेयर कैन बी इम्प्लीमेंट ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब जहां पर वेक्टर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसका यूज हो सकता है, वहां पर जो क्वांटिटी होती है वो कहलाती है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इससे कहा कि थोड़ा विस्थापित हो जाइए, ऐसे विस्थापित हो गए, वे बन गया वेक्टर बी। इससे भी कहा कि आप थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, वेक्टर सी हो जाएगा। इससे भी कहा कि और थोड़ा विस्थापित हो जाइए, थोड़ा सरक जाइए इधर, वेक्टर डी। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना हो रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर
टी। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग छोटे छोटे जो विस्थापन है उनके योग के बराबर होता है, उनके कह सकते हैं सदिश योग के बराबर होता है। कुल विस्थापन, कुल विस्थापन अलग अलग विस्थापन, अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर। सदिश योग का मतलब क्या हुआ कि इनको विद डायरेक्शन हम जोड़ते हैं। विद डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप यहां पर समझिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी गया, दूसरा वेक्टर इधर से आ गया, डायरेक्शन वाइज की चेंज हो गई, और तीसरा बाकायदा इधर फिर से जा रहा है, ये वेक्टर डी हो गया। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो तो जुड़ जाएंगे, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो तो जुड़ जाएंगे, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, वो घट जाएंगे। यानी तो यहाँ पर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी और प्लस का वेक्टर डी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। यानी यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है और यहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। और ये किसको फॉलो कर रही है? वेक्टर जो एडिशन है एंड सब्सट्रैक्शन है उसको फॉलो कर रहा है। फॉलो कैसे कर रहा है? ये सेम डायरेक्शन वाले ये तो जुड़ रहे हैं, ये आ गया अपोजिट डायरेक्शन वाला, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, जो विपरीत दिशा में जा रहा है वो घट जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि एक वेक्टर मान लीजिए ए है, ए अगर हम ऐसे घटा रहे हैं ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस हो रहा है, मतलब ये नीचे आ जाएगा। अगर माइनस ना होता, अगर ये माइनस ना होता तब ये कैसे जाता? ऐसे चला जाता, वेक्टर बी वेक्टर ए, लेकिन ये माइनस है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऊपर की जगह कहाँ हो जाएगी? नीचे। यानी पहले ऊपर जाएगा तो विपरीत क्या हो जाएगा? नीचे। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा और इसका रिजल्टेंट ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का बी। तो वही यहाँ पर फॉलो हो रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें और समझने का प्रयास करें तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज हो सकती है। इस पर मान लीजिए एक फोर्स ए लग रहा है, एक 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 ए लग रहा है। इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2, मान लेते हैं F3, मान लेते हैं F4, इसको मान लेते हैं F5। अब सोचने की बात है, अब सोचने की बात है, अगर अगर ये मेरा हाथ है, इस पर अगर हम ऊपर से बल लगाते हैं या इधर से बल लगाते हैं या इधर से बल लगाते हैं, किधर से भी बल लगाते हैं सिवाय नीचे से, तो ये किधर जाने का कोशिश करेगा? ये तो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपने सुना हो तो वो क्या करता है? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ऊपर की कोई चीज हुई वो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उसको खींचने का प्रयास करती है। तो वही होता है, कोई भी बॉडी हो गई, कोई भी पार्टिकल हो गया, वो क्या होगा? उस पर जब भी कोई फोर्स लगाया जाएगा, उस पर जब भी कोई फोर्स लगाया जाएगा तो वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, सेंटर की ओर खींचेगा। सेंटर की ओर खींचने का मतलब क्या? उसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, जैसे ये रिमोट हो गया, इस पर अगर ऐसे ऊपर से 4-5 बल लगा दें तो किधर जाने की कोशिश करेगा? नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो वही है यहाँ पर कि ये बॉडी पर इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो बॉडी कहाँ जाने की कोशिश करेगी?
बॉडी पर इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो किधर जाने की कोशिश करेगी, तो जाहिर सी बात है नीचे ही आने की कोशिश करेगी। नीचे आने की कोशिश करेगी मतलब ऊपर से जितना भी फोर्स लगाया गया वो सारा फोर्स कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ऊपर से जितना भी फोर्स लगाया है वो टोटल फोर्स कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्योंकि ये सारे फोर्स बॉडी की ओर लग रहे हैं, बॉडी से दूसरी तरफ नहीं लग रहे हैं, बॉडी की ओर लग रहे हैं, मतलब बॉडी पर लग रहे हैं, और बॉडी पर लग रहे हैं मतलब बॉडी नीचे आने की कोशिश कर रही। यानी यहाँ पर तो नेट फोर्स होगा एफ, ये किसके बराबर होगा, इन सारे फोर्सेस के बराबर होगा। यानी जो एफ है वेक्टर एफ वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस का F5। ये हो गया यहाँ पे ये फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ फोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये तो हो गया एडिशन का, इसको हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें सब्ट्रैक्शन में क्या देखें कि कोई बॉडी होगी, इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक और मान लीजिए इधर लग रहा है, इसको F1 देते हैं, इसको F2 F3 F4। एक बल इससे बाहर की ओर लग रहा है, एक बल इससे बाहर की ओर लग रहा है, इसको नाम दे देते हैं F4। एक बल और इससे बाहर की ओर लग रहा है, इसको नाम दे देते हैं F6। ठीक है, लेकिन सिद्धांत को मैं आपको बता चुका हूँ। सिद्धांत क्या है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है तो बॉडी कहाँ जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अगर ऊपर से कोई चीज छोड़ेंगे मतलब उस पर ऊपर से बल लगा रहे हैं, उसको हमने छोड़ दिया तो वो कहाँ जाने की कोशिश करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो हर चीज पृथ्वी अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है और वहां पर जो बल लगाती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक उसी तरह किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स लगाया जाए तो बॉडी नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगी। अगर उसको नीचे से कोई बल नहीं लगाएगा तो ऊपर से लगाया जा रहा है तो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगी, और अगर नीचे से बल लगाए जा रहे हैं तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, वहीं अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर बॉडी आने की कोशिश करेगी नीचे, क्योंकि बल तो ऊपर से भी लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दो बल F6 और F5 ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, जो नेट फोर्स लग रहा है उसमें माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी हो रही, चेंज। इनको आना नीचे की ओर चाहिए था लेकिन ये जा रहे हैं बाहर की ओर, तो ये क्या करेंगे, जो नीचे की ओर आने वाला फोर्स है उसमें से कम कर देंगे इनको, ताकि नेट फोर्स पता चल सके। तो यहाँ पर ये जो नेट फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, वेक्टर F इक्वल टू F1 F2 और F3 और F4 माइनस का F5 और माइनस का F6। ये हो जाएगा यहाँ पे नेट फोर्स, जिसमें से F5 और F6 अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण घट जाएंगे। इसको बोलेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है इनका फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो वी कैन कॉल ऑफ दिस इज द वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब यहां पर ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि किसी वेक्टर को, कोई भी सदिश है उसको किसी अदिश से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, किसी सदिश को किसी अदिश से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। ठीक वही हिसाब है, ठीक वही हिसाब है, कोई नहीं पीता है उसको अगर पिला दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो वही हिसाब है यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद द स्केलर, कि किसी सदिश को अदिश से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा। देखते हैं, मान लेते हैं, माना वेक्टर
ये है माना वेक्टर ए है, और दूसरा जो स्केलर है, स्केलर वो है v। ठीक है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लाई वी कैन गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे आपने देखा होगा, अगर x कोई वेरिएबल है, इसके साथ कोई नॉन वेरिएबल मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x क्यों हुआ, क्योंकि 5 तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती नहीं, इसमें होता है केवल मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड किसी मान को क्या कर सकता है, किसी भी वेरिएबल के साथ जुड़ेगा, उसके मान को क्या करेगा, इंक्रीज कर सकता है, गुना, उतने गुना बढ़ा सकता है, लेकिन जो मेन क्वांटिटी है उसको चेंज नहीं कर सकता। उसके मैग्नीट्यूड को तो चेंज कर सकता है, लेकिन उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। जो मेन है, मेन पार्ट, उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी मंजिल यहाँ पे, यहाँ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल का अगर इंजन बढ़िया है, नई मोटरसाइकिल, तो उसकी स्पीड चेंज कर देगी, स्पीड चेंज कर देगी, जल्दी पहुंचा देगी, लेकिन मंजिल वही रहेगी। ठीक वही हिसाब है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बी की मल्टीप्लाई वेक्टर ए से होगी तो क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या बता रहा है, वेक्टर सी यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो वेक्टर सी है तो वेक्टर ए का बी गुना है, वेक्टर सी वेक्टर ए का बी गुना है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, अगर हम वेक्टर ए की किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा वेक्टर सी, जो कि क्या होगा, एक रिजल्टेंट होगा। लेकिन वास्तव में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वैल्यू इसकी क्या बताएगी, ये जो सी की वैल्यू है वो ए की कितनी है, वी गुना ज़्यादा है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड बताएगी, तो बी गुना ज़्यादा है। लेकिन रियल में देखें, रियल में क्या देखें, रियल में ये जो वेक्टर सी है ये किसके बराबर है, ये वेक्टर ए के ही तो बराबर है, क्योंकि वो तो ए का मान बता रहा है भाई, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, लेकिन है कौन, है तो यही। तो अगर इनका यूनिट वेक्टर अगर हम देखें, यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी कैप इक्वल टू ए कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर सी कैप इक्वल टू ए कैप हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो हमने क्वांटिटी ली है, स्केलर क्वांटिटी, जो भी हमने स्केलर क्वांटिटी ली है, जो भी हमने स्केलर क्वांटिटी ली है, वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, उससे पहले इस वाली कंडीशन को देख करके हमें क्या लगता है कि दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में बराबर होने का मतलब क्या है, दोनों बराबर है। बराबर होने का मतलब ये कैसे हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं या कोप्लेनर हो सकते हैं, ये कोलिनियर हो सकते हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर से कैसे हैं, बराबर है। अब बात करें इनमें अपवाद क्या हो सकता है, कि यहाँ पर जो स्केलर है v, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर निगेटिव होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। इफ v इज पॉजिटिव तब क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर सी इक्वल टू कितना है, वेक्टर v। अगर v पॉजिटिव होगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इनका मॉड यूनिट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। यानी अगर ये पॉजिटिव है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, वरना बाद में कहोगे नोट्स नहीं मिल रहे हैं।
टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं करोगे। ठीक है। और अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर तो सी कैप इक्वल टू ये कैप ही रहेगा। अब अगर बात करें निगेटिव की, निगेटिव अगर जो स्केलर क्वांटिटी है वो अगर निगेटिव है तब क्या होगा, इफ सॉरी v इज नेगेटिव, v इज नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेंगे बट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। तो यहाँ पर यहाँ माइनस है वो विपरीत दिशा को प्रदर्शित, विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी ये कैसे हो सकते हैं, ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, यानी कि ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, प्रति समांतर भी हो सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा जब हम किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस को देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखें, फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक महत्व क्या है इनका। तो आपने कहीं पे पढ़ा है इस टाइप से कि वेक्टर सी इक्वल टू वी वेक्टर है, इस टाइप का कोई फार्मूला पढ़ा है आप लोगों ने इस फॉर्म में, कि एक सदिश राशि बराबर दूसरे सदिश राशि का इतने गुना, या मतलब दूसरी सदिश राशि के साथ किसी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई, कोई पढ़ा है आपने, समझ आ रहा है, कुछ ध्यान आ रहा है, कुछ पढ़ा हो इंटर में कि एक वेक्टर राशि के बराबर किसी दूसरी वेक्टर राशि में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई की गई हो, पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, देखो आपने पढ़ा होगा वेक्टर एफ इक्वल टू एम ए, पढ़ा नहीं पढ़ा। यहाँ पर एम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एम एक स्केलर क्वांटिटी है। ये यहाँ पर क्या है, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन पढ़ा होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना, इसी फॉर्म में मिल रहा है, यानी इसका भौतिक महत्व तो समझ रहे हैं आप कहाँ पर हो रहा है। दूसरा आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू एम बी, रेखीय संवेग और रेखीय वेलोसिटी, संवेग पढ़ा ना, P इक्वल टू एम बी होता है द्रव्यमान और वेलोसिटी, यानी वेग की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है, संवेग मिलता है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये इसी फार्म की क्वांटिटी मिल रही, इसी फार्म का फार्मूला मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मेनली यही मतलब होता है कि उनका इम्प्लीमेंट कहाँ, जो हम फार्म पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ की, उसका इम्प्लीमेंट कहाँ मिल रहा है हमें, उसका यूज कहाँ मिल रहा है हमें, उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ मिल रहा है हमें, वो देखना होता है फिजिकल सिग्निफिकेंसेस। स्क्रीनशॉट ले सकते। अब हम बात करते हैं आगे,
आगे जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स की गुणा करेंगे तो वहां पर हमें क्या क्या मिल सकता है, कैसे हो सकती है। कोई दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों की मल्टीप्लाई किस प्रकार से हो सकती है। एक तो ये कंडीशन बन सकती है कि दो वेक्टर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनसे प्राप्त होने वाली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कोई स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। अगर वो स्केलर क्वांटिटी हो रही है तो उनके बीच कौन सी मल्टीप्लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी या स्केलर प्रोडक्ट होगी। अगर अगर दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से फाइनली हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है वो सदिश ही मिल रहा है, कोई वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी वो कैसी होगी, वो होगी वेक्टर मल्टीप्लाई या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। उसको हमें समझना है। तो कहा गया है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर की गुणा ये दो टाइप की होती है। ये दो टाइप की होती है। वो दो टाइप कौन कौन से, एक तो है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सदिश गुणा, इसको बोलते हैं सदिश गुणा। और एक होता है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणा, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। वैसे थोड़ी तो जानकारी पीछे भी दे चुका हूँ। ठीक है, क्या दो सदिशों की गुणा की जाती है, प्राप्त होने वाली राशि सदिश है तो उसका फार्मूला क्या बनता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ पर ए बी साइन थीटा एन कैप में ए बी क्या होते हैं, वो ए और बी के मैग्नीट्यूड होते हैं। एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। साइन थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल। आदिश में ये भी कॉस थीटा, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसको अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। क्या हुआ इसको, ओके। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट यानी जब हमारे पास दो स्केलर्स होते हैं उनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना हमारे पास दो वेक्टर वेक्टर P और वेक्टर Q है। ठीक है, ये कोई दो वेक्टर हमारे पास उपलब्ध है, ये कोई दो वेक्टर हमारे पास उपलब्ध है। थोड़ा छोटा दिख रहा है, ओके ठीक है, ओके। कोई दो वेक्टर हमारे पास उपलब्ध है। अगर अगर स्केलर प्रोडक्ट में होगा क्या कि दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पर हमें कोई फाइनली जो रिजल्टेंट क्वांटिटी प्राप्त होगी वो कैसी होगी, स्केलर होगी। यानी यहाँ पर गुणा कौन सी होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी। वेक्टर P डॉट Q इक्वल टू हो जाएगा P Q कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, वेक्टर P वेक्टर Q कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर P और वेक्टर Q कॉस थीटा जहां भी है।
जो मॉड पी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, एंड जो क्यू है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। यानी जो मॉड पी है वो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड है, और जो मॉड क्यू है वो वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा है, जो थीटा है वो क्या है, वो एंगल है किसके बिटवीन, वेक्टर क्यू एंड वेक्टर क्यू, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल है थीटा। ओके, ये होती है आदेश पूरा। आगे बात करते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल शेप की, ज्योमेट्रिकल फॉर्म की। ज्योमेट्रिकल फॉर्म की ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एक वेक्टर p है, तो मान लेते हैं ये कोई वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर ये हो जाएगा। मान लेते हैं वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। कुछ नाम दे देते हैं p q r। ठीक है, ये नाम दे देते हैं। इस टाइप का हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस टाइप का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, कि ये क्या हो जाएगा, पी आर एक प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। अब प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे वेक्टर क्यू क्या दिखा रहा है, इसकी लेंथ दिखा रहा है विद डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लंब डालना पड़ेगा हमें ऐसे। इसको कोई पॉइंट दे सकते हैं, एस दे दिया, मान लीजिए एस दे दिया। लेकिन अगर हम जो फार्मूला हमने पढ़ा है इसके हिसाब से चलें, तो एक तो वेक्टर पी क्यू हो गया, दूसरा पी आर हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला पी क्यू, सेकेंड वाला पी आर। इसके हिसाब से वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी आर की अदिश गुणा जब की जाएगी तो क्या मिलेगा, सॉरी, मॉड पी आर, मॉड पी क्यू और कॉस थीटा मिलेगा। पी आर पी क्यू तो हमारे पास उपलब्ध है, वेक्टर क्यू और वेक्टर पी, लेकिन कॉस थीटा उपलब्ध नहीं। कॉस थीटा जब उपलब्ध नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से इस प्रोजेक्शन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। प्रोजेक्शन की लेंथ कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए होता है, आधार बटा कार्ड, हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कार्ड। आधार ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्ड, ये क्या हो जाएगा, ये कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कार्ड हो जाएगा, ये आधार मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्शन की लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, प्रोजेक्शन की लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। अब निकालेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कार्ड। आधार कितना है भाई, पी एस, आधार कितना है पी एस, और कार्ड कितना है पी आर।
ये निकल आया कॉस की वैल्यू। ये कॉस की वैल्यू उठा करके यहाँ रखते हैं, ये कॉस की वैल्यू उठा करके यहाँ रखते हैं, तो क्या मिलेगा, पी आर पी क्यू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पी एस बटे में पी आर। पी आर से तो पी आर कट जाएगा भाई। कि मार्ड वैसे नहीं रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मार्ड लगाने से थोड़ा अच्छा लगता है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाती है, इसको हटा भी सकते हैं। तो ये कट गया तो क्या बन गया, पी क्यू इंटू पी एस। ये दो मान आ गए हमारे पास, ये दो मान आ गए हमारे पास। ठीक है, जहां पर ये पी एस क्या है, पी एस क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर क्यू। ये जो पी एस है ये क्या है, वेक्टर क्यू की लेंथ है। ठीक है, पी एस क्या है, वेक्टर क्यू की लेंथ है, यानी जो हमारा पी आर प्रोजेक्शन था इसकी लेंथ निकली है पी एस। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, अगर फार्मूले की बात करें, फार्मूला क्या मिल रहा है, फार्मूला मिल रहा है कि जो ये वाला ही हमारी वैल्यू है कि वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू मिलता है पी क्यू फर्स्ट वेक्टर, यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। ठीक है, पी क्यू बराबर, यानी जो हमारा पी क्यू होता है, इनकी अदिश गुणा होती है, वो क्या मिलती है, पहले वेक्टर की लंबाई इंटू सेकेंड प्रोजेक्शन वेक्टर की लंबाई, ये होता है इनका फार्मूला। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।